मम्मा, आपकी सांसें इतनी भारी क्यों लग रही हैं? आपको ठंड लग रही है क्या मम्मा जी? मेरी बेटी गुड़िया, आप मेरी चिंता मत करो। मुझे बस थोड़ा सा आराम चाहिए। मैं ठीक हो जाऊंगी मेरी बच्ची। जंगल में सर्दियाँ ज्यादा पड़ रही हैं। आप भी घर से बाहर मत जाना। लेकिन मम्मा, आपने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैं नीचे जाकर आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ मम्मा। नहीं गुड़िया बेटी, आप बाहर नहीं जाएं। बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। आपके छोटे छोटे पंख इतनी ठंड को सहन नहीं कर पाएंगे। और फिर छोटी गुड़िया चिड़िया अपनी माँ के पंखों में छुप जाती है। बाहर से ठंडी ठंडी हवाओं के साथ साथ कालू कौवे की आवाज भी सुनाई दे रही थी। पेड़ के नीचे कालू कौवा और गोरी कौवे आपस में बातें कर रहे थे। गौरी, रानों का वक्त तो पूरा हो गया। कर्ज का भुगतान कैसे करेगी वो? कालू जी, आप चिंता क्यों करते हैं? अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो हम उसका घोंसला छीन लेंगे। उसकी बेटी के लिए इतनी सजा काफी होगी। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उसकी घोंसले की ओर उड़ते हैं। तभी कालू कौवा रानू चिड़िया को धमकी देते हुए कहता है। रानू, तेरी तबीयत खराब है, ये तो दिख रहा है। परंतु मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ कि तेरा कर्ज का समय पूरा हो चुका है। सेठ जी, आप मेरी हालत देखिए। इस बर्फ ने सब कुछ खत्म कर दिया है। कृपया आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। रानू, मैं किसी पर दया नहीं करता। कल तक कर्ज चुका दिया तो ठीक है, वरना ये तेरा घोंसला मेरा होगा। ऐसे धमकी देकर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। अगली सुबह रानो चिड़िया की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी और गुड़िया उसकी देखभाल कर रही थी। तभी रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है। गुड़िया बेटी, शायद मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी बेटी, आपको अकेले ही जीना होगा। इस दुनिया का सामना करना होगा। नहीं मम्मा, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सुनो मेरी बच्ची गुड़िया, जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन मेरी बच्ची कभी हिम्मत नहीं हारना। याद रखना, माँ हमेशा आपके साथ है। रानो चिड़िया की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। गुड़िया रोते हुए अपनी माँ के पास ही बैठी थी। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी उसके घोंसले के पास आते हैं। रानू तो मर गई, अब इसके घोंसले पर मेरा हक है। ये घोंसला मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं इसको नहीं दूंगी। छोटी चिड़िया, तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जो सही हो उसके लिए लड़ना चाहिए। कालू कौवा और गोरी कौवी गुड़िया के घोंसले पर कब्जा कर लेते हैं। बेचारी गुड़िया तो ठंड में बेघर हो जाती है। गुड़िया अब बिल्कुल अकेली थी। भूख और ठंड उसे सताने में लगी थी। गुड़िया तो उस बर्फीले जंगल में मदद के लिए इधर उधर भटक रही थी। तभी भगवान साक्षात उसके सामने आते हैं। गुड़िया, तुम्हारी माँ ने जो कष्ट सहे हैं, मैं उसका अंत करने आया हूँ। तुम सच्चे दिल की हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जादुई पक्षी अपने पंख से एक चमकदार रोशनी पैदा करता है। रोशनी से एक बड़ा सा जादुई आम का घर प्रकट होता है। ये तुम्हारा घर है। इसमें रहने में तुम्हें कभी भी भूख का और ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस घर से आम तोड़ो, उन्हें बेचो और अपना जीवन चलाओ। धन्यवाद भगवान जी, मैं आपकी ये कृपा कभी नहीं भूलूंगी। गुड़िया अब अपने आम के जादुई घर में रहती है। वह आम बेचकर अपना गुजारा करती है। ये बात कालू सेठ और गोरी कौवी को पता चल जाती है कि गुड़िया चिड़िया एक जादुई आम के घर में रहती है। वह उससे जलने लगते हैं और उस घर पर कब्जा करने की योजना बनाते हैं। गोरी, सुना है उस छोटी गुड़िया को जादुई आम का घर मिल गया है और अब वो आराम से अपना जीवन जी रही है और हमें अपने कर्ज के बदले ये टूटा फूटा घर मिला। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बारे में तो जंगल के सारे पक्षी बात कर रहे थे। तो फिर चलो गोरी, इस बार उसका वो जादुई घर भी हमारा होगा और तभी उस चिड़िया का कर्जा पूरा होगा। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चुपके से उस गुड़िया के जादुई घर के पास जाते हैं। गुड़िया अपने जादुई घर में आमों को पैक कर रही थी। अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने कालू कौवा और गोरी कौवी थे। उन्हें देखकर वह डर जाती है। आप यहाँ पर क्यों आए हो सेठ?
गुड़िया, ये घर हमारी जमीन पर बना है, इसलिए ये घर हमारा हुआ। और वैसे तेरी मरी हुई माँ ने जो कर्ज लिया था, उसकी भरपाई उस टूटे फूटे घर से पूरी नहीं हुई है। ये घर मुझे भगवान ने दिया है और आपको कोई हक नहीं है मुझसे इस घर को छीनने का। भगवान ने ये घर तुझे दिया है छोटी चिड़िया, लेकिन जंगल का ये हिस्सा तो हमारा है। कालू सेठ और गौरी कवि उसे धमकी देते हुए घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तभी घर से एक जादुई रोशनी निकलती है और वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं। सेठ कालू, ये ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। लालच से इसे छीनने की कोशिश मत करो। सेठ कालू और गौरी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। भगवान उन्हें चेतावनी देकर गायब हो जाते हैं। फिर जंगल के अन्य पक्षी गुड़िया की मदद करने आते हैं। गुड़िया, तुम्हारी माँ ने जंगल के सभी पक्षियों की मदद की है। अब हमारी बारी है कि हम उनका एहसान चुका सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ की तरह हमेशा आपकी मदद करूँगी। गुड़िया जादुई आम के घर से जो भी पैसे कमाती वह जरूरतमंद पक्षियों में बांट दिया करती। जंगल के सभी पक्षी उसे सम्मान देने लगते हैं। कुछ समय बाद कालू सेठ और गौरी कवि की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। उनकी लालच और क्रूरता के कारण कोई भी पक्षी उनकी मदद तक नहीं करता। भूख और ठंड से परेशान होकर वह वापस गुड़िया के पास आते हैं। कालू कौवा गुड़िया से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, गुड़िया, हमें हमें माफ कर दो। हमने तेरी माँ को और तुझे बहुत दुख दिए हैं। हम लालच में आ गए थे। गुड़िया, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम मेरी मदद करोगी गुड़िया? माँ ने मुझे सिखाया है कि गलतियों को माफ करना चाहिए। मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अब आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। गुड़िया, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। और फिर गुड़िया उन्हें आम खाने को देती है। कालू कौवा और गौरी कवि की भूख मिटती है। कालू और गौरी बदलने का वादा करते हैं। वहीं गुड़िया आकाश की ओर देखकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं जानती हूँ कि आप ऊपर से मुझे देख रही होंगी। आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से अब मैं अपनी जिंदगी चैन से जी पाऊंगी। सूरज की रोशनी आम के घर को चमका देती है। गुड़िया चिड़िया माँ की यादों को दिल में बसाकर मजबूत बनती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, सच्चे दिल और ईमानदारी से मेहनत करने वालों की भगवान जरूर मदद करते हैं।